हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ उन पॉइंट में गौर करवाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हमारा जो भी एनालिसिस है ये बेस्ड है आपके यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके लिहाज से है। उसी के साथ आपका जो स्टेट पीसीएस, डिफरेंट स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है उसके लिहाज से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो चाहे यूपीएससी के प्री के हो या मेंस के या फिर अदर डिफरेंट स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर हो, तो इसको आप रिलाई कर सकते हैं। ओके, तो इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, उससे डाउनलोड करके आप इसको फर्दर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें एडमिशन के बारे में मेंशन किया हुआ है। कोई अगर हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स का जो हाईलाइट है, रेगुलर टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वन ऑन वन मेंटरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और स्टेट पीसीएस एपीएससी के लिए जीएस पेपर 5 का भी लेसन आपको दिया जाएगा और उसी के साथ नोट्स भी आप प्राप्त करेंगे। जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा कराई जाएंगी जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा प्री का, मेंस का और आपके इंटरव्यू प्लस सिलेक्शन का। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। ये आपके स्पेशली जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल आप इलेक्टोरल रिफॉर्म, आपके सिलेबस जीएस पेपर 2 में मेंशन किया हुआ है। इलेक्टोरल रिफॉर्म है, उसके बाद आपका गवर्नेंस में ई गवर्नेंस का कोई इनिशिएटिव हो। ओके, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टॉपिक उससे अलाइंड होता है। तो बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके, उस मोबाइल ऐप का नाम है आपका ESEC-BHR। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एसईसी मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन, बीएचआर का मतलब बिहार। तो बिहार में क्या होगा, स्पेशली जो एल्डरली है, डिसेबल पर्सन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, जिनको वोट करने में दिक्कतें आती है, ओके, जो वोटिंग जो आपका बूथ है उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका डेमोक्रेटिक राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 कंप्रोमाइज हो जाता है। तो उसी के सहूलियत के लिए ताकि हर लोग वोट कर सके, तो ये वोटिंग ऐप लाया गया है। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपके स्टेट असेंबली इलेक्शन या फिर लोकसभा के लिए नहीं है, ये वोट होगा इन म्युनिसिपल बाईपोल्स। जो बाईपोल है, ओके, तो बाईपोल कब होता है, जब कोई कैंडिडेट का डेथ हो जाता है, कोई पहले रिजाइन कर देता है या फिर आपका किसी कारण से वो आपका डिफेक्शन के लॉ के तहत अगर आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो इन सभी कारण की वजह से बाईपोल को करवाया जाता है जो सीट खाली है उसमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैंडिडेट आपके स्टेट असेंबली में या फिर लोकसभा में इलेक्ट हो गया हो। तो अभी क्या है, 6 नगर पंचायत में आपका इलेक्शन करवाया जाएगा। ओके, तो ये कंट्री का पहला और या फिर फर्स्ट ई वोट है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। बिहार फर्स्ट स्टेट है, किसके लिए, ई वोट के लिए। ऐप का नाम क्या है, ओके, और किसके लिए ये अवेलेबल है, और इसी के साथ ये कौन से पोल के लिए है, म्युनिसिपल बाईपोल के लिए है, और कितने नगर पंचायत में है, आपके 6 नगर पंचायत में है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी के साथ मेंस के लिए पूछा जा सकता है कि आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए हैं, जैसे ईवीएम का लाना, वीवीपैट का लाना, ओके, फिर आपके जो आपके क्रिमिनल चार्जेस जिसमें है उनको डिस्क्वालीफाई हो जाना, उनके जो अपीलिंग का जो व्यवस्था था जिसको लिली थॉमस केस के तहत हटा दिया गया, तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इथिक के बारे में मेंशन कर सकते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में, और उसी के साथ अभी हाल ही में जो आया है आपका ESEC बिहार, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आप मेंस के लिहाज से देख सकते हैं। तो इसमें बाकी कुछ डिटेल्स लिखी गई है, जैसे मोबाइल बेस्ड पहला वोटिंग होने जा रहा है। जो 6 रीजन बताए थे उसमें कुछ रीजन है आपका पटना, बक्सर, रोहतास एंड ईस्ट चंपारण। ओके, कवरिंग 489 बूथ्स एंड 538 कैंडिडेट्स को
वोट किया जाएगा। ओके, और ध्यान रखिएगा पहली जो लेडी ई वोट करेगी उनका नाम है बीभा कुमारी, और जो फर्स्ट आपका मेल होगा वो रहेगा मुन्ना कुमार, मतलब 2 पर्सन। इन दोनों का नाम थोड़ा बहुत याद रखते हैं तो सही रहेगा। ओके, फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में ये एंड्रॉइड ऐप है, ध्यान रखिएगा iOS दे सकता है तो गलत हो जाएगा। इसमें और क्या होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, फेस मैचिंग होगा, वोटर आईडी का ऑथेंटिकेशन होगा, और ध्यान रखिएगा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्लॉकचेन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके जब क्रिप्टो करेंसी आया था उसी के साथ ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो इंफॉर्मेशंस को क्या करती है, ब्लॉक में आपका रजिस्टर करती है और इसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा है ऐसे रजिस्ट्रेशन वाले काम में। ओके, तो बाकी जो चीजें हैं, ई वोटिंग, एसईसी बिहार, ये ऐप का नाम है, फिर किसने इसको बनाया है वो ध्यान रखिएगा। एक नंबर पे 2 जन वोट कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर पे। ओके, तो रजिस्टर तो करना पड़ेगा किसी मोबाइल पे, तो उस नंबर से 2 जन वोट कर सकते हैं। फिर इसमें इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी आएगी। ओके, तो कैसे ये आपका क्या करेगा, गवर्नेंस में इनहांस लाएगा, तो वोटिंग गवर्नेंस में। तो इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप के लिए। और ये भी देखा गया है कि आपका जो ई वोटर टर्नआउट है वो आपके जो ईवीएम का वोटर टर्नआउट है उससे काफी अच्छा है। फिर आपका सिक्योरिटी और ऑडिटेबिलिटी भी इसमें रहेगा। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल, ओटीपी बेस्ड। ओके, वीवीपी जो वीवीपैट स्टाइल वेरिफिकेशन सिस्टम है वो भी इसमें मेंशन किया गया है। तो ये थोड़ा बहुत चीजें जो है आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ओके, तो टेक्नोलॉजी में क्या फीचर इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ऐप है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रहेगा। ओके, डुअल मोड वोटिंग कर सकती है, ऑडिट फेल भी छोड़ेगा ये वीवीपैट जैसा। ओके, पता चलेगा कि किसको वोट गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आर्टिकल। ओके, तो बाकी थोड़ा बहुत ये जो चीजें हैं आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था आर्टिकल 326। तो इसके तहत क्या है, वोटिंग राइट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम अगर देखे, आपको कभी नेगेटिव चीजें भी लिखनी होती है या फिर आपके जो इसके लूप होल्स या फिर लेकुनास या फिर डिमेरिट्स हो सकते हैं, जैसे प्राइवेसी कंसर्न होना, फिर डिजिटल डिवाइड है, एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी, ये सभी चीजें क्या है कंसर्न में आ सकती है। और थोड़ा फिलोसॉफिकली अगर देखें तो जो आपके रॉल्स है, ओके, जॉन रॉल्स, तो उन्होंने कहा है कि चीजें फेयर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वो फिलोसॉफिकल चीज आप इसमें लिख सकते हैं। डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट, तो ये ऑलरेडी हमने मेंशन किया है। फिर कैसे टेक्नोलॉजिकल रैशनलिज्म को हमने इसमें इस्तेमाल करके जो वोटिंग है उसको आगे बढ़ाया है। ओके, तो बाकी इसमें ये लिंकेजेस हमने दे दी हैं। आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको 9, 10, 11, 12 का कौन सा आपको सब्जेक्ट या फिर चैप्टर पढ़ना है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। फिर वे फॉरवर्ड में कैपेसिटी बिल्ड करना है, वोटर को एजुकेशन देना है। ओके, फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट जो है उसको बिल्ड करना है, ग्लोबल बेंचमार्क या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको आपका अडॉप्ट करना है। ओके, फिर साइबर सिक्योरिटी को एक्सपैंड करना है, उसको आपका सिक्योर करना है। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, काफी इजी है ये। ओके, तो इसमें आपको बस ये जो टेम्पलेट्स है इसको ध्यान रखना है और एक दो लाइन लिखेंगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आर्टिकल है मैंने फिर से लिया है, इसको ऑलरेडी 3 बार मैं पहले पास्ट में समझा चुका हूं। तो आपका जो तमिलनाडु में, ओके, केलड़ी जो आपका एक्सकावेशन साइट है जहां पे आपका कार्बन डेटिंग करके ये पता चला है कि लगभग 500 बीसी का आपका ये जो भी आपके बेरी हुई चीजें हैं, ओके, वो प्राप्त की गई है। तो ये कलरी जो एरिया है उसमें आपका कैसे एक्टिविटीज थे, ओके, वहां पे आपके जेम्स एंड ज्वेलरीज कौन सी थी, कौन से खेती होते थे, कौन से एनिमल्स का इस्तेमाल होता था, कॉटन का कल्टीवेशन होता था। ओके, फिर राइटिंग रिटन एविडेंसेस भी पाई गई है जो संगम लिटरेचर के साथ अलाइन कर रही है। तो आप संगम लिटरेचर क्या है, तो डीप साउथ का जो लिटरेचर है उसी को संगम लिटरेचर कहा जाता है, जो आपके मदुराई, चेन्नई के मदुराई रीजन में डेवलप हुआ था और टोटल 3 संगम हुआ था। तो संगम का मतलब क्या है, लोग का जमा होना और उसमें लिटरेचर का डिस्कशन करना। तो संगम के साथ ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है ना, ये आपकी क्या कर रही है, अलाइन कर रही है। जब रिटन एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अलाइन करती है तो उसका जो हिस्टोरिकल सोर्स होता है, उसका जो ऑथेंटिसिटी होता है वो काफी अच्छा होता है। तो अभी इसमें एक तो डिबेट क्या है कि हमने
हमेशा ही पढ़ा है कि जो आपका अर्बनाइजेशन है वो नॉर्थ में ही हुआ है, वो चाहे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो 2500 बीसी में, या फिर आपका सेकेंड अर्बनाइजेशन हो आपके गंगेटिक प्लेन में ड्यूरिंग वैदिक, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। ओके, तो अभी इसमें ये भी कहा गया है कि सिर्फ नॉर्थ में ही सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके पैरेलली साउथ में भी द्रविडियन जो सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट देखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें डिबेट तो है। ओके, डिबेट होने से भी क्या है, ये ओवरऑल हम देश का, हमारा जो आपका कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसको दर्शा रहा है कि आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर तरह से भारत जो है क्या है, आपकी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो भी, या फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी पाई गई है। तो उस हिसाब से क्या है, ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है, अभी आपके कैलरी जो खोज है कहाँ हुई है, ये आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन जो है वो कहाँ हुई है, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में मेंशन की जा सकती है। कौन से समय का है, अबाउट 2500 ईयर्स ओल्ड है आपका ये। ओके, तो इससे इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अभी हमारा 2000 सन, आपका 2025 चल रहा है। ओके, तो उस हिसाब से देखें तो ये 500 बीसी का है। तो वैसे चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ओके, तो ये जो सेकंड अर्बनाइजेशन था नॉर्थ का, उसी का पैरेलली है। तो मैंने 500 बताया, तो लगभग 580 बीसी का है। तो उस हिसाब से आपको 500 से 600 तक का याद रखना जरूरी रहेगा। ओके, तो आपके क्या क्या चीजें पाई गई है कि अर्बन जो डेवलपमेंट है वो साउथ इंडिया में देखा गया है। फिर टेक्सटाइल के बारे में देखा गया है कि उस समय कॉटन का कल्टीवेशन होता था। ओके, फिर आपका जो मेटल की चीजें हैं, कॉपर नीडल्स, ओके, स्लैग, ये सब, आयरन फ्रेंचेस, ये सब चीजें पाई गई है। ओके, फिर आपका एक्सटेंसिव ग्लोबल जो ट्रेड नेटवर्क है वो भी पाया गया है। फिर जो संगम लिटरेचर है वो वैलिडेट कर रहा है जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। ओके, तो इन सभी चीजों को देखिए, आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा। और क्यों ये सिटी कोलैप्स हो गया, तो हड़प्पा जैसे आपका कोलैप्स हो गई थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रोबेबली उसी की वजह से आपका जो कलड़ी जो सिविलाइजेशन है डीप साउथ में, वो उसी के वजह से शायद तक, ओके, कोलैप्स हुआ होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इन सभी चीजों को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ध्यान रखिएगा कि आपका, हमें लगता है कि हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट अफेयर्स क्या है, कोई भी चीजें न्यूज में चल रही है, पुरानी बातें, कुछ नया खोज हो रहा है, कुछ नया एक्सकावेशन हो रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो पूछी जा सकती है। तो अभी इसमें कलड़ी ना पूछ के सीधा आपका जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है उसको पूछ लिया जाएगा। तो अभी ये जो साउथ का अर्बनाइजेशन है उसके साथ लिंक करके ही ये पूछा जाएगा। तो उस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो काफी आपका गौरव का समय है कि जो शुभांशु शुक्ला जी है, जो हमारे सेकेंड एस्ट्रोनॉट से आफ्टर राकेश शर्मा जी। ओके, तो राकेश शर्मा जी ने सिर्फ स्पेस ट्रेवल किया था उस समय पे, तो वो भी काफी प्राउड का मोमेंट था। लेकिन ये सेकंड प्राउड का मोमेंट इसीलिए भी है क्योंकि स्पेस ट्रेवल के साथ ही जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें पहला बार कोई भारतीय आपका उस जगह पे रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करने का हमें मौका मिला है। ओके, तो नाम ध्यान रखिएगा, शुभांशु शुक्ला जी। और इसका जो भी मिशन डिटेल्स था, एक्सियम 4 क्या था इसके बारे में, फिर ड्रैगन कैप्सूल क्या था, ये सभी चीजें हमने डिस्कस की है। तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो ये थोड़ा मेंस के लिहाज से ये जो आर्टिकल है थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। तो अभी शुभांशु शुक्ला जी का खुद का जो उन्होंने अपना जो मन का बात है जो व्यक्त किया है, तो बॉर्डरलेस अर्थ एंड विजुअल यूनिटी उन्होंने दर्शाया है कि ऊपर से पूरा दुनिया क्या है, एक जैसा दिखता है, एक ही है, कोई बॉर्डर नहीं दिखता है। ओके, वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी दिखाई पड़ती है। ओके, तो ओवरव्यू का जो इफेक्ट है वो उन्होंने बताया है कि अर्थ में ऊपर से जब देखे, ओके, तो बाउंड्रीज क्या है, डिसॉल्व हो जाती है। ओके, पूरा ह्यूमैनिटी एक दिखता है, यूनिटी में दिखता है। तो क्यों हम धरती में इतना ज्यादा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि ह्यूमैनिटी ही ह्यूमैनिटी की जान लेने पे तुली हुई है। जैसे आपके वार होना, रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो होना, या फिर बांग्लादेश में जो इशू है, म्यांमार में जो इशू है, तो ये सारे इश्यूज क्या है, आप जब इतने बड़े लेवल पे देखते हैं तो आपको लगता है कि ये एकदम यूजलेस है। तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं कोफी आनंद जी, उन्होंने भी कहा था कि हम डिफर कर सकते हैं कल्चर में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, ओके, रीजन के हिसाब से, कलर के हिसाब से, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग क्या है, सेम ह्यूमन रेस ही है, हम सब ह्यूमन है, हम जब सब एक जैसे ही बनावट से बने हुए हैं, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो इसमें आप क्या है,
ग्लोबल लेवल में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम एक साथ रह के जूझ सकते हैं, वो एक आप इसमें रेफरेंस दे सकते हैं शुभांशु शुक्ला जी का। फिर इंडिया अपीयर्स लार्जर फ्रॉम स्पेस, तो स्पेस से अगर देखें तो उनका ऑब्जर्वेशन है कि जो इंडिया है भौगोलिक तरीके से वो काफी बड़ा है। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी इन स्पेस अगर देखें तो शुक्ला जी ने क्या किया था, इंडियन डेजर्ट्स लाइक गाजर का हलवा, आम रस, ये सभी चीजें लेके गए थे आपके स्पेस में, ओके, आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो उन्होंने आपके इस एस्ट्रोनॉट्स के साथ ये जो भी आपके हमारे इंडियन डेजर्ट से इनको शेयर किया है, तो इससे क्या है, एक सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल गुडविल देखने को मिलता है। तो अभी सीधा आपको ये आम रस के बारे में नहीं पूछेगा एग्जाम में, ओवरऑल सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में पूछेगा। तो इन सभी चीजों को आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा खुद का जो गगनयान मिशन है, तो उसके लिए अभी क्या है, हमारे जो खुद के एस्ट्रोनॉट्स है जब वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेंगे, ओके, तो उससे क्या होगा, आपके हम जो हमारा मिशन रहेगा उसमें सक्सेस अचीव करने की जो आपकी परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाएगी, ओके। और इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का है, फिर लैंड में आपके मून में इंडियन लैंडिंग का भी आपका मिशन है। तो इन सभी चीजों में हमें क्या है, आपका सहूलियत होगी इस मिशन की वजह से, एक्सियम 4 मिशन की वजह से, ओके। तो एक्सपीरियंस लेना, लर्निंग लेना माइक्रोग्रेविटी में, ओके, माइक्रोग्रेविटी में लाइफ कैसे सस्टेन कर सकती है, ओके, तो ये सभी चीजें हम सीख सकते हैं। तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा, इस बार क्लास में आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। इसी के साथ वे फॉरवर्ड में देखें तो स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक एक्सपेंशन जो है वो हमें बढ़ाना जरूरी है अपने फ्यूचर मिशन के लिए, लाइक गगनयान मिशन। फिर आपके हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बिल्ड करना है, तो उसके लिए भी हमें वर्क करनी जरूरी है, वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। इसी के साथ डिफरेंट जो ग्लोबल एजेंसी है, नासा है, जाप्सा है जापान का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस है रसिया का, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में मैच करने को आ सकती है और कोलाबोरेशन में हम नाम लिख सकते हैं। स्पेस एज अ क्लासरूम, तो हम क्लासरूम में क्या कर सकते हैं, स्टेम का एजुकेशन, स्पेस का एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ताकि और जो एंटरप्रेन्योर यूथ है, जो साइंस के फील्ड में जो और इंटरेस्टेड यूथ है, उनको इस फील्ड में लाया जा सके। फिर कल्चर, सॉफ्ट पावर इन स्पेस, म्यूजिक, योगा, फूड, आर्ट, ये सभी चीजें हम दिखा सकते हैं। फिर ग्लोबल सिटीजनशिप अवेयरनेस हम इससे फैला सकते हैं, ओके। तो ऐसा पॉलिसी नेरेटिव लेना है जिससे आर्ट को हम क्या करें, सभी का होमलैंड जैसे ट्रीट कर सके, जैसे शुभांशु शुक्ला जी ने कहा है। तो शुभांशु शुक्ला जी ने जो भी चीजें कही है उसमें इंडिया का जो सिविलाइजेशनल इथोस है, वन अर्थ वन फैमिली, ओके, आपका वन जो आपका वसुधैव कुटुंबकम है, ओके, वन अर्थ, ओके, क्या कुछ था, मैं मिस कर रहा हूँ थोड़ा, वन अर्थ वन फैमिली ऐसा कुछ था, तो वो हम दर्शा सकते हैं इसमें। और उसका जो आपका संस्कृत फॉर्म है वो है वासुदेव कुटुंबकम, ओके। डिकोलोनाइजिंग स्पेस परसेप्शन, ये सभी चीजें, एथिक्स एंड रेगुलेशन, ये सभी चीजों में हमें वे फॉरवर्ड में ये पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है प्री और मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी लगाया गया था 1975 25 जून को, तो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर दिखाया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसमें बहुत लोग जो है इसकी प्रशंसा भी करते हैं क्योंकि उस समय क्या था, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक आपके प्रॉब्लम थे, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो वो आपका जो एक लोगों के मन में आउटरेज था वो बहुत दूर तक जस्टिफाई था, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाया भी था तो उसको भी बहुत दूर जस्टिफाई कर सकते हैं अगर सिर्फ उसको पेसिफाई करना चाहती थी गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर का बहुत ज्यादा मिसयूज किया, बिना इमरजेंसी के भी आपके क्या कर सकती थी, आपके लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था, ओके, समझा बुझा के या फिर जो भी थोड़ा बोड़ा पुलिस एक्शन से। लेकिन इसमें क्या किया, एक्सेसिव पुलिस एक्शन और स्टेट पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, मीसा जैसे लॉ का इस्तेमाल किया गया, यूएपीए जैसे लॉ का इस्तेमाल किया गया और डिटेन किया गया हजारों की तादाद में लोगों को, अपोजिशन पार्टी को। तो और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपका मैनिपुलेट किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके। एग्जीक्यूटिव का पावर जो है उसको बढ़ाया गया, जुडिशरी को भी आपका डोमिनेट करने की कोशिश की गई, मीडिया हो, फिल्म हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, तो ये काफी आपका क्या है, एक धब्बा हमारी डेमोक्रेसी में रह गया है जिसको ब्लैक डे हिसाब से भी माना जाता है। तो इसमें इसी के लिए क्या हुआ, आपके जो जस्टिस साहा कमीशन बनाया गया था बाई जनता
जनता पार्टी गवर्नमेंट जो 77 के बाद चुन के आई थी आफ्टर इमरजेंसी, तो उन्होंने जो आपका इमरजेंसी था उस समय कैसे पावर का अब्यूज किया गया था, ओके, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो अभी जो पावर अब्यूज है वो तो मैंने पास्ट में भी बताया है, लेकिन जस्टिस साहा कमीशन आज आया है तो मेंशन कर दिया है। तो कभी पूछा जा सकता है कि साहा कमीशन हो, ओके, जाजा कमेटी हो, ये सभी चीजें किससे जुड़ी हुई है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेरलाइजेशन करना, प्रेस को सेंसर करना, ओके, ऑल इंडिया रेडियो को मैनिपुलेट करना, किशोर कुमार जैसे सिंगर जो काफी पॉपुलर सिंगर रह चुके हैं उनको ब्लॉक करना बिकॉज उन्होंने इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं किया था। तो ये फिर मीसा का इस्तेमाल करना, फोर्स स्टेरलाइजेशन करना, ये जो भी चीजें हैं पूरी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, ओके। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। और ये हमें क्या है, इमरजेंसी से सीख भी मिलती है कि गवर्नमेंट क्या हो सकती है, आपकी बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक हो सकती है। तो उनका पावर को हमें क्या करना जरूरी है, कंट्रोल में रखना, चेक में रखना जरूरी है, बाय डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग, बाय डेमोक्रेटिक अवेयरनेस, बाय एजुकेशन टू आवर मासेस, ओके। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। और ये जो भी चीजें हैं उसको वे फॉरवर्ड पे कैसे लिखेंगे मेंस में कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड एजुकेशन में इन चीजों को मेंशन करना जरूरी है। सिविक एजुकेशन तभी लोगों को मिलेगा, तब लोग सीखेंगे कि हमारे पास में ऐसा भी हुआ था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस तरीके से डिक्टेटोरियल भी बन सकती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। फिर जो इमरजेंसी पावर है उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी रहेगा कि इमरजेंसी पावर का मिस यूज कैसे किया गया था। और जनता पार्टी जो आपकी गवर्नमेंट चुन के आई थी 77 के बाद, तो उन्होंने क्या किया था, आपका 44th अमेंडमेंट के तहत जो इमरजेंसी के प्रोविजन थे, इंटरनल इमरजेंसी को आपके आर्म रिबेलियन में तब्दील कर दिया गया और कैबिनेट का अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया। तो ये सभी चीजें क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इसने प्रोटेक्ट दिया, डेमोक्रेसी को इसने प्रोटेक्शन दिया, ओके। चलिए देखते हैं अगला। तो ये भी इमरजेंसी से ही जुड़ा हुआ आर्टिकल है, द नेवर एंडिंग इमरजेंसी। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपके क्रिस्टोफर जेफ्रोलेट जो है, ये आपके फ्रेंच राइटर है जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स में काफी दिलचस्पी रखते हैं और चीजें लिखते हैं। तो इन्होंने एनालाइज किया है कि किस तरीके से इंडिया का जो डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी है, वो इलिबरल डेमोक्रेसी में तब्दील हो गया था। फिर आप माइकल डुएई है जो काफी फेमस राइटर है, तो उन्होंने भी आपके टर्म का इस्तेमाल किया है, इंडिया फर्स्ट डिक्टेटरशिप। तो पहली बार डिक्टेटरशिप हमारे देश में आया था, पहली बार एंड आखिरी बार, ओके। फिर आप इसमें इंडियाज डेमोक्रेटिक डिक्लाइन इज स्ट्रक्चरल एंड बाईपार्टीसन। तो किस तरीके से स्ट्रक्चरल था हमारा जो डिक्टेटरशिप, जो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन था, ओके, वो कैसे स्ट्रक्चरल था, क्योंकि आपके गवर्नमेंट ने ही चीजें की थी, ओके। और आपका जो बाईपार्टीजन, आपका वीक बाईपार्टीजन रोल था, वो सभी चीजें हम क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। फिर शार्प क्रिटिसिज्म किया है कि नॉर्म इरोजन का, कि इसीलिए क्या है, सोसाइटी में, फिर आपके डेमोक्रेसी में जो नॉर्म है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उनको मान के चलना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अगर डिफरेंट हम फिलोसॉफिकल एंड लॉजिकल एंगल इसमें देखें, तो इसमें माइकल फूको करके आपके एक पॉलिटिकल आपके फिलोसोफर है, उन्होंने भी बायो पावर के बारे में मेंशन किया है, किस तरीके से गवर्नमेंट ने बायो पावर का इस्तेमाल किया, स्टेरलाइजेशन किया, लोगों के ऊपर सर्विलियंस रखा, लोगों को डरा के रखा, ओके। फिर ग्रामसी का जो हेजीमोनी है, कल्चरल हेजीमोनी, तो इसमें देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, मीडिया का मैनिपुलेशन किया, पॉलिटिकल प्रोपागेंडा फैलाया। फिर मिल्स का लिबर्टी जो प्रिंसिपल है, जेएस मिल को आपका चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, तो उनके हिसाब से भी अगर आप देखें तो किस तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी को कर्टेलमेंट किया गया अंडर पब्लिक ऑर्डर जस्टिफिकेशन। फिर आप जो हन्ना एरेंट है, जो आपकी जीव का जो एट्रोसिटी है, उसका जीव के ऊपर जो एट्रोसिटी था बाय हिटलर, उनकी उसका उनका कि उनमें इन्होंने सरवाइव किया था। तो इन्होंने लिखा था बेनालिटी ऑफ इविल का। तो बेनालिटी ऑफ इविल क्या होता है कि किसी भी इविल चीज को नॉर्मल कर देना। तो इमरजेंसी के समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस को फॉलो किया गया था, ब्यूरोक्रेसी को किस तरीके से हाईजैक कर लिया गया था बाय दी गवर्नमेंट। फिर जो कार्ल पोपर है, वो एक लिबरलिस्ट थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर, उन्होंने भी कहा है कि सोसाइटी हमेशा ओपन रहनी चाहिए, क्रिटिसिज्म ये सब तो रहेगा ही,
प्रोटेस्ट क्या है, डेमोक्रेटिक राइट है। ओके, तो इन सभी चीजों को आप अगर ऐसे में कभी इस तरह का टॉपिक आता है तो इनके नाम अगर मेंशन करते हैं तो काफी आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाता है। ओके, तो वे फॉरवर्ड थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो इसमें ध्यान रखिएगा नयनतारा सहगल जी के बारे में मेंशन किया गया है। तो अभी नयनतारा सहगल जी कौन थी? आपकी जो भतीजी थी जवाहरलाल नेहरू जी की। और जो जवाहरलाल नेहरू जी के आपके सिस्टर थे आपकी विजया लक्ष्मी पंडित जी, उनकी बेटी थी। मतलब उस हिसाब से क्या हुई, ये आपकी जो इंदिरा गांधी जी थी उनकी ये कजिन थी। तो अभी ध्यान रखिएगा, फैमिली का मेंबर होते हुए भी नयनतारा सहगल जी ने अपने जो राइटिंग्स है उसमें एकदम जोरदार क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट का जो भी एक्ट था उसको। इन्होंने अपने फैमिली, अपने किनशिप को दूर में रखा। और इन्होंने जो आपके कांटियन एथिक्स है, ओके, अभी कांट क्या कहते हैं, इमानुएल कांट डियोंटोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि हम मॉरलिटी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, चाहे वो घर का ही कोई क्यों ना हो। तो इसमें जो इनका करेज ऑफ कन्विक्शन है, ओके, जो फिर कांटियन एथिक्स का जो इन्होंने फॉर्मूला यूज किया है, जो सही के रास्ता इन्होंने चुना है ओवर फैमिली, तो इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मॉरल करेज ओवर किनशिप, ओके, तो ये सभी चीजें। लिटरेचर एज डिसेंट, तो इन्होंने नॉवल लिखा था रिच लाइक आस, जिसके वजह से क्या हुआ था, आपका साहित्य एकेडमी भी मिला था। तो इन्होंने इस जो किताब है इसमें डिपिक्ट किया था कोअर्सिव इफेक्ट ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म बाय इंदिरा गांधी जी। ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना जरूरी रहेगा। कांटियन एथिक्स क्या है, जो क्या करता है, अपहोल्डिंग ड्यूटी, ट्रूथ, मोरालिटी, ये सभी चीजों में ध्यान देता है। फिर लिबरलिज्म क्या कहता है, फेथ इन डेमोक्रेसी, पब्लिक प्रेस फ्रीडम, पब्लिक फ्रीडम, जिसको क्या किया गया था, कर्टेल कर दिया गया था इमरजेंसी के समय। ओके, तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डिपोर्टेशन। अभी ध्यान रखिएगा, डिपोर्टेशन को लेके बहुत सारी आपकी क्या है क्रिटिसिज्म देखी जा रही है कि जो आपके इंडिया के जो सिटीजन है, ओके, उनमें जो आपके डाउटफुल है, ओके, कि ऐसा माना जा जो जिनको ये माना जा सकता है कि वो बांग्लादेश से आए हैं इलीगली, तो उनको क्या किया गया है, उनका फोर्स डिपोर्टेशन हुआ है विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ऐसा भी हुआ है कि जब फोर्स डिपोर्टेशन उनका किया गया है तो बाद में पता चला है कि कोर्ट में उनका सिटीजनशिप प्रूफ हुआ है, तो बाद में उनको क्या है, वापस लाना पड़ा है। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपका फॉरेनर है तो उनको डिपोर्ट करना तो गवर्नमेंट का राइट है, और लोगों का, पीपल का भी राइट है कि वैसे लोगों को डिपोर्ट किया जाए। जो हमारे सिटीजन है उनका राइट है कि हम क्यों फॉरेनर्स का बोझा हमारे ऊपर ले। लेकिन जरूरी यह है कि ड्यू प्रोसेस को आपका फॉलो करके ही उनको एक्सपल्शन किया जाए, ना कि उनको आपका इलीगली पुशबैक किया जाए, जिससे आर्टिकल 21 क्या होता है, वायलेट होता है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इसमें देखा जाता है कि अगर इंडिया का जेन्युइन सिटीजन है, उनको अगर आपका बांग्लादेश में ट्रांसफर कर दिया जाए तो स्टेटलेसनेस का प्रॉब्लम आ सकता है, फैमिली से सेपरेट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर जेन्युइन है तो भेजा जाना चाहिए, उसमें वही चीजें इसमें मेंशन की गई है कि एक्सपल्शन कर दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इलीगल पुशबैक उसको मत कीजिए, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है फॉरेनर्स को भी बिलोंग करता है। ओके, तो अभी इसमें वही चीजें, डिपोर्टेशन क्या है और पुशबैक क्या है। डिपोर्टेशन जो है वो लीगल है, ओके, फॉरेनर एक्ट के तहत। पुशबैक जो है वो इलीगल है, एक्स्ट्रा लीगल है, आपका डिस्क्रिशनरी है। ओके, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है डिपोर्टेशन में, पुशबैक में नहीं किया जाता है। नो लीगल हियरिंग, तो लीगल हियरिंग होने के बाद ही, और डी अल्टम पैटम जो है कि आपका हियर दी अदर साइड, ओके, इन नेचुरल जस्टिस सिस्टम दे आर नीड टू बी हियर दी बोथ पार्टीज, तो उसको फॉलो करना काफी जरूरी रहता है। अदरवाइज क्या है, हमारे देश के जो जेन्युइन सिटीजन है उनके फैमिली से वो अलग हो जाएंगे, और अगर सच में वो आपके क्या बोलते हैं कि फॉरेनर है तो उनको डिपोर्ट करना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, ये लगभग 3-4 बार मैंने न्यूज़पेपर में देखा है इसको, तो ये आने की संभावना इसकी रहेगी मेंस में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वेयर डज इंडिया लैग इन जेंडर मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो आर्टिकल है, अगर इसको आप कटिंग्स को पूरा पढ़े तो आपको काफी इंसाइट इससे मिलेगा। तो ये जो आर्टिकल है ये वुमेन थीम के ऊपर बेस है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, देन एनवायरमेंट हो गए, ये सभी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो
आपके एग्जाम में बन सकती है। तो अभी ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो ग्लोबल आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो क्या करती है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो उसमें इंडिया का रैंक जो था 2024 में 129 था और अभी ये 131 हो गया है। ओके, तो इससे पता चल रहा है कि हमने जो जेंडर एम्पावरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं लैगिंग हमारी रह गई है। तो अभी अगर इसमें थोड़ा बहुत डेटा देखें तो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्रॉप हुआ है। आपका 78 एमपी था 2024 में, 2025 में वो 74 हो चुका है, ये 4 एमपी घट चुके हैं। फिर मिनिस्टरियल रिप्रेजेंटेशन भी अगर देखें तो पास्ट की तुलना में घट चुका है। वुमेन रिजर्वेशन का आपका एक्ट लाया गया है कि 33% रिजर्वेशन करना है, आपका 23 में पास हुआ नारी शक्ति बंधन अधिनियम 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है। लेकिन इसको क्या किया गया है, सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ही रखा गया है। ओके, और वो भी क्या है, लागू होगा 2029 के बाद ही, क्योंकि 2027 में आपका सेंसस का डेटा आएगा, उसके बाद ही जब आपका डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फिर से आपकी रीमार्क की जाएगी तभी इसको लागू किया जाएगा, और वो भी एक लिमिटेड समय के लिए। ओके, फिर आप इसमें देख सकते हैं कि जो मिसमैच है वुमेन वोटर्स का एंड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो भी काफी आपका क्या है, अभी वुमेन वोटर्स की संख्या तो बढ़ी है नो डाउट मेल के तुलना में, क्योंकि मेल आपके क्या है माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे आपके स्टेट्स में आपके काम के तलाश में, तो उससे वुमेन वोटर्स का टर्नआउट बढ़ा है नो डाउट। लेकिन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो घटी है आपके। ओके, आप अगर स्टेट असेंबली में देखें तो 10% से भी कम आपके वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है। ओके, फिर आपका विनेबिलिटी का एक मिथ है, ये पता है कि वुमेन कैंडिडेट का जीतने का चांसेस रहता है, फिर भी क्या किया जाता है, मैन को ही प्रेफर किया जाता है। ओके, फिर आपका अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखें तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ओके, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, इन सभी चीजों को संजो के ही क्या करती है, रिपोर्ट को बनाती है। तो अभी इसमें अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में देखें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मेल की तुलना में कम है, वेज में भी गैप है, फिर जो अनपेड केयर वर्क है उसको आपका कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लीडरशिप रोल अगर देखें तो 17% ऑफ सीईओ आपके लीडरशिप पोजीशन में है। ओके, कल्चरल एंड आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर अगर देखें तो पैट्रियार्कल नॉर्म है, जिसके वजह से वुमेन का आपका एजुकेशन, लीडरशिप, मोबिलिटी, ऑटोनॉमी हमेशा कंप्रोमाइज होती रहती है। फिर आपके जो वर्क प्लेस है या फिर आपके पब्लिक प्लेसेस है उसमें सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी इनएक्सेसिबल है। डिजिटल डिवाइड वुमेन के अंदर ज्यादा देखा जाता है, वुमेन के आपके फेवर में डिजिटल जो डिवाइड है वो आपके मैन के फेवर में है, मतलब मैन आपके ज्यादा लिटरेट है देन वुमेन। ओके, फिर पॉलिसी गैप भी देखी जाती है, पीएम जनधन योजना हो या फिर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ या फिर महिला ई हार्ट, ये सभी सफर कर रही है फ्रॉम पोर अवेयरनेस, वीक लास्ट माइल डिलीवरी एसेट्रा। तो अभी ध्यान रखिएगा, वो वे फॉरवर्ड में इनको ही अगर ठीक कर दिया जाए तो वो क्या है, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसमें अमित्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में लिख सकते हैं कि सिर्फ आपको क्या करना है, टोकन आपका वेलफेयर स्कीम नहीं देना है, रियल सेंस में वुमेन का कैपेसिटी डेवलप करना जरूरी है। अमित्य सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच के तहत लाइक एजुकेशन देना, हेल्थ देना, स्किल देना, ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपके जॉन रॉल्स है उनका जो जस्टिस थ्योरी है, ओके, जिसके तहत क्या है कि आपका फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिबरल फेमिनिस्ट भी क्या कहती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंस्टीट्यूशनल करेक्शन के बारे में बात करती है। बाकी आपको क्या करना है, अगर चीजें कम समझ में आ रही है तो एनसीईआरटी से आपको बेसिक पढ़ना है। इन एनसीईआरटी बुक से ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तभी आपको ये जो रेलेवेंट चीजें हैं वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान। तो अभी क्या किया, ईरान के अंदर न्यूक्लियर वेपन बन रहा है ऐसा एलिगेशंस लगा के। ओके, तो पता नहीं कितना दूर सच है झूठ है। ओके, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 90% तक जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो उसको हासिल कर चुका है और आपके वेपन ग्रेड यूरेनियम तक पहुंच चुका है। तो अभी इससे क्या है, इसराइल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इसराइल ने क्या किया है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया है और इसराइल को सपोर्ट करते हुए यूएसए ने भी ईरान के ऊपर 3 आपके बार अटैक किया है। तो अभी क्या ये यूएसए ने जो किया है वो क्या वो लीगल है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें, यूएन चार्टर के हिसाब से देखें तो यूएसए का जो भी स्ट्राइक है ये काफी इलीगल है। इसमें माइट इज राइट देखा जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कंसेप्ट देखा जा रहा है, क्योंकि यूएन चार्टर ये कहता है कि जब देश के सोवरेनिटी के ऊपर अटैक हो तभी कोई अगर काउंटर अटैक करता है तो वो लीगल है।
ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो डोमिनेंस है वो देखा जा रहा है बाई यूएसए। तो ये सही नहीं है, क्योंकि यूएस जैसा रिस्पॉन्सिबल जो पावर है, उनको अगर कोई दिक्कत है भी किसी देश से, तो उसके लिए डिप्लोमेटिक जो चैनल है, यूएन का चैनल है, उन सभी चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरीके से केओटिक अगर हो जाता है ग्लोबल एरिना में, तो ये काफी आपकी चिंता का विषय है। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल तो है नहीं, इसी में खत्म हो गया है। बाकी जब आपको बेसिक अगर सीखना है, तो इन सभी बुक से आप ये चैप्टर पढ़ के ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेना होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन काफी इजी एग्जामिनेशन है, बस इसका अप्रोच सही होना जरूरी है, और मेरा काम ही है कि आपको सही अप्रोच में बतलाऊं, ताकि आप क्या है ज्यादा ये सब ट्रैप में ना फंसे और एग्जैजुरेटेड तरीके से चीजों को ना देखे, सिंपल तरीके से देखे, सिंपली चीजों को समझने की कोशिश करें। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।